बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आम आदमी पार्टी इस वक्त एक सीट पर आगे चल रही है, यानी कि कुरुक्षेत्र पर अब आम आदमी पार्टी आगे हो गई है। और अगर हम बात करें, कांग्रेस 5 सीटों पर आगे हो गई है इस वक्त। मगर अगर हम बात करें मुस्लिम आरक्षण पर जो रण है, जो रण छिड़ा गया मुस्लिम आरक्षण को लेकर, जो कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। वोट बैंक के लिए वो देश भर में मुस्लिम समाज को आरक्षण देने के लिए डटे हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर घेरा इंडी गठबंधन को, इंडी गठबंधन की साजिश का पर्दाफाश हो गया, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तुष्टीकरण की राजनीति सामने को बढ़ाई है कांग्रेस पार्टी ने, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण जो है वो लेकर छीन के मुस्लिम समाज को दे देंगे। ये बड़े हमले थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी पर लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे इंटरव्यू में भी कहा था कि मुझे कहा जाता है कि मैं सांप्रदायिक हूं, मगर असली सांप्रदायिकता कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों से किया है। ओवर टू यू रोहित और रचना। रोहित, रचना। ठीक है, शुक्रिया उदय आपका। आपने जो अपडेट्स हमको दी दिल्ली को लेके, हरियाणा को लेके, किस तरीके से हरियाणा में हमने देखा कि अब कांग्रेस ने 5 सीटों पर बढ़त बनाई है, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 4 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। तो बीजेपी के लिए भी ये सेटबैक है हरियाणा से। इस वक्त मेरे साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहब जी जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास चल रहा हूँ। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआती लगभग 3 घंटे हो गए हैं, 15 मिनट में हो जाएंगे 3 घंटे, लेकिन शुरुआती 3 घंटे के जो रुझान हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी का स्वागत नहीं किया है पब्लिक ने। आपका कमेंट? नहीं, ये मतगणना का प्रारंभिक रुझान है, पर प्रारंभिक रुझान में भी ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। ये स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता ने इंडी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के सभी षड्यंत्रों को, सभी प्रोपोगंडा को, भय और भ्रम फैलाने की उनकी राजनीति को नकारते हुए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में सरकार बनने जा रही है, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। सर, इलेक्शन कमीशन का डेटा अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्शन कमीशन के डेटा की बात कर रहा हूं, वो भी अभी ये कह रहा है कि अभी बीजेपी मेजोरिटी से, अकेली बीजेपी, एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, अकेली बीजेपी अभी मेजोरिटी से दूर है। देखिए, मैंने कहा कि अभी केवल 2 राउंड की ही गिनती हुई है, अभी 17-18 राउंड की गिनती और होना है। और जैसे जैसे मतगणना बढ़ेगी आगे, भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या, एनडीए के सीटों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ डिटेल आ रही है कि 4 सीटों पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। वहां तो लग रहा था कि बात तो ऐसी थी कि क्लीन स्वीप कर देगी बीजेपी, लेकिन यहाँ तो निश्चित रूप से क्लीन स्वीप होने वाला है। 11 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जीतने जा रही है। इसमें मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम 11 की 11 सीट जीतने जा रहे हैं। मतलब ये जो डेटा है, आप इस पर अब सेटिस्फाइड हैं? अब 400 पार की बात नहीं करेंगे? मैंने आपसे कहा कि ये प्रारंभिक रुझान है, मतों की गणना बढ़ेगी, 3 घंटे हो गए, संख्या आज जी अभी तो 2 या 3 राउंड की गिनती हुई है, अभी 17-18 राउंड की गिनती और होनी है। अभी तो बहुत थोड़े से मतों की गिनती हुई है, बड़ी वोटों की गिनती अभी बची है। थोड़े ही देर में आपको आंकड़ों में फेरबदल दिखेगा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के आंकड़े बढ़ेंगे और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मतलब अभी भी आप कह रहे हैं 400 पार, या फिर दूसरी लाइन है कि बस बन जाए सरकार? देखिए, अब जब मतों की गणना चल ही रही है, परिणाम आते चले जा रहे हैं वोटों की गिनती के, ठीक है, तो क्या आंकड़ा जाएगा ये तो समय पर पता चलेगा। पर इस बात को स्पष्ट हो गया है, क्या क्या बात कही गई थी विपक्षी दलों के द्वारा कि 4 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी जी कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हर प्रकार के उन्होंने षड्यंत्र किया। उन सब षड्यंत्रों को
नकारते हुए देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में विश्वास से आप बता दीजिए बहुत कि छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। छत्तीसगढ़ में पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। ठीक है जी, एक सवाल मेरा है, आपको नहीं लगता है कि 400 पार का नारा कहीं ना कहीं आपके लिए भारी पड़ गया? अगर आप 400 पार का नारा नहीं देते और श्री राम की बात करते तो शायद था कि स्थिति दूसरी होती, क्योंकि विपक्ष ने वही बात पकड़ ली, 400 पार मतलब आरक्षण खत्म। देखिए, ऐसा बोलने पर थोड़ा सा प्रतीक्षा करना चाहिए, देखिएगा कि ये आंकड़े कहां तक जाते हैं। अभी ये 2 चरणों की ही गिनती हुई है, 2 राउंड की गिनती हुई है। जैसे जैसे गिनती बढ़ेगी आप देखिएगा हम कहां तक पहुंचेंगे। पर एक तो जान लीजिए, ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वो बात ठीक है। देखिए, रुझानों में बहुमत अभी भी आप ही को है, रुझानों में बहुमत एनडीए को है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे थे कि विपक्ष को बिल्कुल नकार देगी पब्लिक, ऐसा नहीं है। आपसे 50-60 सीटें पीछे ही है विपक्ष, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए, अभी तो टेली बढ़ेगी, ये भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ये प्रारंभिक रुझान है, ये टेली और दूर तक जाएगी। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सीटें अच्छी खासी अभी बढ़ने वाली है। ठीक है सर। अरुण साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। उदय के पास चलेंगे, आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। 543 में से 226 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 98 सीटों पर कांग्रेस आगे है। उदय, आपके पास क्या बड़ी खबर है? जी, एक और बड़ी खबर आ रही थी अभी। हमने आपको हरियाणा का हाल बताया था, अब एक और राज्य का हाल बता देते हैं। हरियाणा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं थी। पश्चिम बंगाल में इस वक्त क्या हो रहा है हम दर्शकों को बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें तो टीएमसी अब 24 सीटों पर आगे हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर इस वक्त आगे है, टीएमसी 24 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं टीएमसी को बहुत अच्छी खबर मिल रही है पश्चिम बंगाल से, उनका गढ़ कहीं ना कहीं लग रहा है इस वक्त भी बने रहेगा। बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर आगे चल रही है। अनुराग ठाकुर को लेकर भी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश का सीधा रुख कर लेते हैं, हमीरपुर में क्या कुछ इस वक्त हो रहा है। अनुराग अब बना चुके हैं 65,000 वोटों से, अब वो आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी जीत मिलने वाली अनुराग ठाकुर को, 65,000 वोटों की लीड अब उनको मिल गई है। गाजियाबाद में आगे है, कैसरगंज में बात करें तो बीजेपी आगे है। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण इस वक्त लगातार आगे चल रहे हैं। जितिन प्रसाद इस वक्त आगे चल रहे हैं पीलीभीत से, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जितिन प्रसाद, लग रहा है वो जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। मथुरा में क्या कुछ हो रहा है आपको बताते हैं। मथुरा में हेमा मालिनी अब आगे चल रही हैं 87,000 वोटों से, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 90,000 की लीड उनको मिल गई है। एक और बड़ी खबर मेरठ की बता देते हैं आपको। अरुण गोविल लगातार आगे चल रहे हैं। अरुण गोविल जो भगवान राम थे टेलीविजन के, वह आगे चल रहे हैं। गाजीपुर में भी अफजाल अंसारी आगे है। मगर अब हम बता दें सारण से अच्छी खबर नहीं आ रही लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए। रोहिणी आचार्य पीछे चल रही है, यानी कि राजीव प्रताप रूडी अब आगे हैं सारण से। कांटे की टक्कर थी कहीं ना कहीं वहां, मगर अब रोहिणी आचार्य पीछे हो गई हैं और आगे हो चुकी हैं। बारामती में अगर हम बात करें तो बारामती में भी बहुत वीआईपी फाइट थी। सुप्रिया सुले मगर इस वक्त आगे है। अजीत पवार की पत्नी जो सुनेत्रा पवार है वह इस वक्त पीछे हैं बारामती में। ओवर टू यू रचना और रोहित। शुक्रिया अजीत, शुक्रिया उदय आपका साथ में जुड़ने के लिए। तो उदय ने हमको तमाम अपडेट्स फटाफट बता दिए, कौन कहां से आगे चल रहा है, कौन कहां से पीछे चल रहा है। अरुण गोविल पहले पीछे चल रहे थे, अब आगे हो गए हैं। बारामती से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पीछे चल रही हैं। तो आगे पीछे की लड़ाई हम देख रहे हैं, दिलचस्प होती जा रही है। लेकिन अरविंद सर, मैं पश्चिम बंगाल पे कमेंट चाहूंगा आपसे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कहा था कि हम 30+ जीतने वाले हैं, लेकिन एक उल्टा यहां पर हो गई है। ममता और ज्यादा गेन करती हुई यहां पर देखें, 22 पिछली बार थी, अभी टोटल 31 पे आगे चल रही है। देखिए अरविंद सर, तीनों राज्यों का बता दीजिए, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। बंगाल में असल में उल्टा पड़ गया, ये कम्युनल दांव जो सीएए के माध्यम से चला गया, ये उल्टा हो गया। बल्कि बंगाल में तो मुद्दे बहुत थे, संदेश खाली, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, कट मनी, क्या क्या नहीं कहा, वो सब नहीं, लेकिन लंबे शासन से उगे हुए थे लोग। मैं आपके पास आऊंगा सर, लेकिन जैसे ही सीएए आया है
33% मुसलमानों का पोलराइजेशन एकदम टीएमसी के पक्ष में हो गया। इसने सारा खेल बदल दिया, जो भी करते रहे वो तो इसका मतलब है कि जहां भी कम्युनलाइज करने की पॉलिटिक्स की गई है वो पॉलिटिक्स नहीं चली है। उसके तुलना में जाति चला है, उससे बेहतर परफॉर्मेंस गवर्नेंस का चला है कि आप शासन का रिकॉर्ड दीजिए तो लोग आपके पक्ष में आते हैं। लेकिन हरियाणा में बहुत बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। हाँ जी, एक कमेंट मैम से लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आपने संदेश खाली की जो बात की ना, तो संदेश खाली जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में आते हैं, माफी के साथ नहीं चलेंगे, आप अपनी बात पूरी हाँ, करिए। संदेश खाली जो है बशीरहाट लोकसभा कंस्टिट्यूंसी, तो बशीरहाट का जो डेमोग्राफी है मैं आपको बता देती हूँ, 50% कोई बोलते हैं 60% मुस्लिम पॉपुलेशन। तो ये जो डेमोग्राफी है ना, तो इसमें बीजेपी के लिए जीतना हमेशा से ये कठिन ही था। और दूसरी बात, अगर आपको पता है कि जो बोंगियो इमाम परिषद है उसने कॉल दिया था कि सारे मुसलमानों को टीएमसी को वोट करने के लिए, क्योंकि वो डर रहे थे कि मुस्लिम वोट बट ना जाए कांग्रेस में, सीपीएम में, सो देयर वाज अ फियर। सो इसलिए बोंगियो इमाम परिषद हैज गिवन अ क्लैरियन कॉल की वोट फॉर दीदी। सो ये सब हुआ। और पश्चिम बंगाल में जो डेमोग्राफी जैसे बदला ना, आप बोल रहे मुर्शिदाबाद वगैरह काफी जगह पे 67% ऑफिशियली मुस्लिम पॉपुलेशन, जो 70%, तो काफी सातों चरणों में पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई रहा और लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे थे। ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी ने वहां वोटिंग की है। पश्चिम बंगाल में सातों चरणों में वोटिंग परसेंटेज अव्वल रहा है। हिंदू एन मास वोट नहीं करते, ये आपको मानना पड़ेगा ना। विनय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। चूंकि हमने अलग अलग राज्यों को लेकर अभी जानकारी दी है, वीवीआईपी सीट को लेकर, वीवीआईपी चेहरों को लेकर, लेकिन पंजाब से, हरियाणा से, पश्चिम बंगाल से, 3 जगह से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। विनय जी। नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री जी का जो अंतिम एक वक्तव्य था, मैं उस पर जा रहा हूँ कि 400 पार का जो एक ये बात थी, वो 400 पार की नहीं थी, वो विपक्ष को डाइवर्ट करने के लिए था। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि जो कह रहे हैं 300 के आसपास तो बीजेपी और एनडीए देख ही रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी तो हमको लगता है कि 15% से 20% वोट्स का भी कायदे से नहीं हुआ है मतगणना अभी बाकी। अच्छा, पॉकेट्स में होते हैं वोट्स कि किसी एक पॉकेट में किसी एक पार्टी को ज्यादा मिलता है, किसी एक पार्टी को किसी एक पॉकेट में कम मिलता है। तो ये तो इत्तेफाक की बात है कि किस अच्छा विनय जी, आप ही की बात में एक बात ऐड कर दूं, 226 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन का ये ताजा अपडेट है और 98 पर कांग्रेस आगे है। अपनी बात आप पूरी कर लें। मैं कह रहा हूँ ये बहुत अंतर है, ये तो लगभग डबल का है। और इसको पार पाना या इसको पार पाना मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के लिए बहुत मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बना रही है। सबसे जो जरूरी बात है कि इन सारे रुझानों में 400 पार हो रहा है कि नहीं, हम अभी भी उसी डिबेट में पड़े हुए हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को पर विराम लगा दिया कि 400 पार का डिबेट ही नहीं था। लेकिन बीजेपी कह रही थी 370 पार करेगी बीजेपी। विपक्ष के लिए एक भ्रम का वातावरण बनाया गया और विपक्ष उसमें फंस के रह गया कि 400 पार होगा कि नहीं होगा। और बीजेपी के वोटर इस भ्रम में फंस गए ना, वो बेचारे धूप में निकले नहीं, हीट वेव में निकले नहीं। हाँ, हाँ, ये 400 मैं आना चाहती हूँ। मैं खाली एक लाइन कह दूं कि देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को भ्रम में रखना चाह रही थी, लेकिन भ्रम में मैं ऐसे भारतीय जनता पार्टी का ना राहुल जी 370 बीजेपी क्रॉस नहीं कर रही है, 400 पार एनडीए के क्रॉस नहीं हुए हैं। मैं बीजेपी के ऐसे बहुत सारे समर्थकों से मिला जो बहुत मुतमईन थे वो कि वोट डालने के लिए क्यों जाना, मोदी जी 400 पार कर ही रहे हैं। तो इससे वोट प्रतिशत बीजेपी का गिरा भी है। ये चीज को भी मानना पड़ेगा। इसमें मैं जरूर बोलूंगी, ये जो इन्होंने बोला ना कि 400 पार का जो ये नारा था, मैंने खुद देखा बॉम्बे में। जो गुजराती है फैमिलीज, वो लोग घूमने चले गए थे, 4 धाम, 10-10 लोग, और विदेश चले गए। क्यों, मई के महीना भी वैसा था ना, सब घूमने जाते हैं। और मैंने कहा अरे तुम लोग वोट नहीं दे रहे हो तो क्या बोल रहे, अरे भाई आएंगे तो मोदी जी ना, क्या फर्क पड़ता है। ये जो 400 पार से नुकसान हुआ है, मैं ये मानती हूँ कि काफी बीजेपी के वोटर्स घूमने चले गए। मेरे जान पहचान में तो काफी लोग हैं जो घूमने चले गए ये बोल के कि आएंगे तो मोदी जी। सब लोग साथ में बने रहिए, सब लोग साथ में बने रहिए। और मैं संदेश का मैं एक चीज बोलना चाहूंगी बंगाल को लेकर, क्योंकि हमने वो जो डेमोग्राफी की बात की कि मुस्लिम जो आप बोल रहे हो ना परसेंटेज 33% बोलते हैं, पर एवरेज वो 43% होगा। दूसरी बात, वो डेमोग्राफी तो 2019 में थी ना। हाँ, लेकिन 2019 में थी, लेकिन तब बीजेपी का प्रदर्शन कैसे अच्छा हुआ, आज वही डेमोग्राफी में फिर टीएमसी का प्रदर्शन कैसे बेहतर होता हुआ दिख रहा है। सवाल ये चीज है, अगर हम डेमोग्राफी पे जाएंगे, चलिए ठीक है, तो इस चर्चा को हम बनाए रखेंगे, इस चर्चा को हम बनाए रखेंगे। एक छोटा सा, हाँ, एक ब्रेक मुझे लेना है यहाँ पर। हाँ, मैं
यूज करती हूँ उनके लिए, मार्क्स इन्फ्लुएंस्ड मैकॉले पुत्रस। तो ये जो लोग हैं ना, आप वो अपने सेकुलर फंडामेंटलिस्ट बोलिए, जो एक लोग हैं ना। आप भी तसल्ली से बैठिए, चूंकि दिन भर ये चर्चा चलती रहेगी और रोहित आगे हमारे सहयोगी बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, आगे मनोज मनु होंगे यहाँ पर मेरी जगह, और रचना की जगह अनन्या यहाँ पर होंगी। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये चर्चा ये